पिछला वीडियो में हमने 5 में से 4 क्वेश्चन बनाया था और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसको छोड़ दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसको हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का जो एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक्स जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है, वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ये 4 धातु हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब ये 4 धातु हैं, इनका नाम हम लोग को नहीं पता, सिर्फ ए बी सी डी 4 धातु है। ठीक है, अभी इसको विलयन में डाला गया है। किसके विलयन में? आयरन सल्फेट के विलयन में डाला गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला गया और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला गया। ठीक है, तो विलयन में डालने के बाद से उसका क्या परिणाम हुआ उसको सारणी करके लिखा गया है। यहाँ पे उसको लिखा गया है, जैसे जब धातु ए को हम लोग आयरन सल्फेट के विलयन में डाले तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, उसी को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ, और आगे हम लोग यहाँ नहीं डाला है। ठीक है, उसके बाद बी को जब आयरन में डाले तो विस्थापन हुआ और इसको जब जिंक में डाले तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से सी को जब डाले आयरन सल्फेट में तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, कॉपर सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, जिंक सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं हुआ और सिल्वर नाइट्रेट में विस्थापन अभिक्रिया हुआ। उसी प्रकार से डी में जब डी को डाले तो किसी में भी कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अब ए बी सी और डी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन हैं, तो इसको समझने के लिए मैंने ये जो धातु का पार्ट 3 है, ठीक है, उस पर मैंने बताया था, आपको अगर फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का सक्रियता श्रेणी है जिसमें हम लोग धातु का जो अभिक्रियाशीलता है उसको घटते क्रम में हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये भाग 3 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये इस प्रकार से इतना आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसा मिलेगा। ठीक है, और इससे पहले हमने उसी वीडियो में क्या सीखा था कि अगर आपके पास 2 धातु हैं, ठीक है, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो धातु ए धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होगा। कहने का मतलब है कि अगर कहीं 2 धातु हैं, ठीक है, मतलब अगर कहीं एक धातु का विलयन है, जैसे यहाँ पे बी धातु का विलयन था, ठीक है, उसमें ए डाल दिए और अगर ए क्या किया, बी को विस्थापित कर दिया। ठीक है, मतलब ए अगर बी को विस्थापित कर दिया तो ए ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया। समझ लें, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो इसने क्या किया, बी को हटा दिया और अपनी वो जगह ले लिया। ठीक है, तो अगर कोई किसी को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको देखते हैं। अभी जब हम लोग का जो 4 धातु था, यहाँ पे आयरन था, कॉपर था, जिंक था और सिल्वर था, तो अगर इसको हम लोग अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में दिखाएं तो सबसे ज़्यादा जिंक अभिक्रियाशील है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है और फिर सिल्वर है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। ए धातु कॉपर को विस्थापित करता है। अभी जैसे ए को डाले तो इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, कॉपर को विस्थापित किया और इसने क्या किया, आयरन को विस्थापित नहीं किया। ए क्या किया, कॉपर को विस्थापित किया लेकिन आयरन को नहीं किया। अब इससे क्या पता चलता है कि धातु ए कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर से ज़्यादा ताकतवर था तो कॉपर को हटा दिया, लेकिन आयरन से कम ताकतवर था तो उसके सामने वो कुछ नहीं कर सका, तो वो चुपचाप रह गया। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आयरन है वो ए से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब आयरन जो है वो ए से अधिक अभिक्रियाशील है और ए जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इतना हुआ।
इसी प्रकार से जब हम लोग बी को डाले तो आयरन को विस्थापित कर दिया और जिंक को नहीं सका। मतलब जो बी है वो आयरन से ज़्यादा ताकतवर है लेकिन जिंक से कम है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जिंक जो है वो बी से ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और आयरन से कम ताकतवर है, यानी कि जिंक से कम है, आयरन से अधिक है, बी। उसी प्रकार से आप सी को देखेंगे तो क्या है, वो जिंक से भी कम है, आयरन से भी कम है, कॉपर से भी कम है, लेकिन ये क्या करता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे देखिए ये सिल्वर को विस्थापित कर देता है, मतलब सिल्वर से ताकतवर था, बाकी सबसे कम ताकतवर था। उसी प्रकार से डी को देखेंगे तो ये किसी को विस्थापित करने नहीं सकता है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब ये सबसे कमज़ोर है, तो किसी से ये अभिक्रिया नहीं करते, किसी से लड़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी से बाकी जितने धातु वहाँ पे हैं वो सारे उससे ताकतवर हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जिंक था, हम लोग को पता था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिंक था, और जिंक को किसी ने विस्थापित नहीं किया, मतलब जिंक अभी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन बी ने आयरन को विस्थापित कर दिया, तो बी आगे आया, आयरन उसके बाद आया। अब ए ने क्या कर दिया, ए ने आयरन को नहीं सका था, कॉपर को सका था, मतलब ए क्या होगा, आयरन से कम होगा, कॉपर से ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से सी क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी कॉपर के बाद है और ये सिल्वर से पहले है, तो सी कॉपर के बाद सिल्वर से पहले और डी सबसे आखिरी में। तो ये हम लोग का एक अभिक्रियाशीलता का घटते क्रम में हमने एक लिस्ट बनाया। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई थी, ये जो यहाँ पे दिया हुआ था सारणी था, उसको सारणी को देखते हुए हमने ये निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमने कैसे निकाला, तो उसके लिए हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हुई थी। ठीक है, आप देखेंगे भाग 3 में देखेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप हर एक भाग को देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, जब इतना हमने कर लिया तो अब क्वेश्चन पूरा बन गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, जिंक है। लेकिन हम लोग को किसके संबंध में पूछ रहा है, ए बी सी और डी के संबंध में पूछ रहा है, तो हम लोग ए बी सी डी के हिसाब से बोलेंगे। तो सबसे अधिक कौन हो गया, ए बी सी डी में सबसे अधिक बी हो गया, तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन उसके बाद मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। अब देखिए जी, इसको बी को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में, तो बी ज़्यादा ताकतवर, कॉपर कम ताकतवर। बी क्या करेगा, कॉपर से लड़ेगा और कॉपर को हटा देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो यह कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो बी है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बी का आंसर हो गया, मतलब दूसरा नंबर का आंसर हो गया। तीसरा क्या है, धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसको किया है, सबसे अधिक बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो ये था हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा था, बड़ा इन द सेंस क्या था कि हम लोग को ये चीज़ें जो थी ना, सबसे ज़्यादा ये हम लोग को समझने वाली चीज़ें थी, इसके लिए मैंने इसको एक अलग वीडियो में बताया। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा ना तो आप ज़रूर इस बात को समझ गए होंगे, और इससे जो पिछली वीडियोस हैं आप उसको एक एक करके देखते जाएंगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं, अगर आपको इससे कुछ हेल्प हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।